अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देखना है दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से 2027 का जो वर्ल्ड कप है किस तरीके से खेला जाएगा। आपको पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप है, कितनी टीम्स है, क्या क्या तरीका कार होगा, तमाम तरतीब जो है वो आपको, पाकिस्तान भी क्या क्वालिफाई करेगा, तमाम तरतीब जो है सवाल से वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बताएंगे। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बाबर आजम को T20 से आउट करना चाहता है, इसकी और बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक नई अपडेट आई है, वो क्या अपडेट आई है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साल के पहले ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस नंबर वन खबर आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो भाईजान बाबर आजम जो है आपको पता है कि T20 में उन्होंने अभी बड़े बेहतरीन रन्स किए, जो आपका PSL खेला गया, टॉप रन स्कोरर रहे, पेशावर ज़ल्मी ने फतह भी हासिल की। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नए सेटअप के तहत उन्होंने एक प्लान बनाया है, उसमें वो तमाम तर यंगस्टर्स को जो है चांस देने जा रहे हैं। और एक गिला जो उठ रहा है फैंस की तरफ से और जो साबिक खिलाड़ी कुछ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान बना रहा है कि किसी तरीके से बाबर आजम को बस T20 से बाहर कर दे। तो इसमें कितनी सच्चाई है जी? देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये महाना प्लेयर की वैल्यू और उसको देखकर सैलरी डिसाइड करता है कि यार इस प्लेयर को कितनी सैलरी देनी चाहिए। इसका डायरेक्ट सिलेक्शन से कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप देखो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड ये खिलाड़ी है तो अब ये लाजमी टीम में होगा, या आप ये कह सकते हो कि यार ये फॉर्मेट खेलेगा। ये खाली एक सैलरी डिसाइड की जा रही है उस प्लेयर की वैल्यू रखते हुए। और इस बार जो नया सिस्टम अनाउंस किया गया है, जैसे ट्रैक ए बी है, जिसमें कहा गया कि टेस्ट और जो ओडीआई फॉर्मेट खेलेगा, कह सकते हो आपकी वो ए कैटेगरी उसको करार दे दी गई है। फिर इसके बाद ए कैटेगरी नाम दी गई है, लेकिन उसमें खाली टेस्ट स्पेशलिस्ट खेलेंगे, उसको आप ये कह सकते हो कि वो बी कैटेगरी है, सेकंड बेस्ट पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह से फिर थर्ड कैटेगरी है BC, जिसमें ओडीआई और T20 खेल वाले खेलते हैं, इसको आप आम जमान में C कैटेगरी का नाम दे सकते हो। और फिर जो D कैटेगरी है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो खाली T20 खेलेंगे, तो आप इसको आसानी के लिए ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा, इसमें जाहिर है जो बाबर का नाम है वो होगा टेस्ट और ओडीआई में, क्योंकि बाबर आजम अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखो तो ये सबसे नंबर 1 कैटेगरी है जिसमें टेस्ट और ओडीआई वाले प्लेयर होंगे। तो बाबर इसमें नंबर 1 पे होंगे, तो जाहिर है कि वो इस कैटेगरी में होंगे। और ये कैटेगरी वाले खिलाड़ी महाना सबसे ज्यादा पैसे लेंगे। जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो सेकंड नंबर पे पैसे लेंगे, जो टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं वो नंबर 1 पे पैसे लेंगे। तो उस लिहाज से बाबर आजम सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले खिलाड़ी होंगे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इनके साथ और भी नाम होंगे, जैसे आप सलमान अली आगा की बात कर लो, वो भी टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं, वो भी इस AB कैटेगरी नामी जो कैटेगरी इसके अंदर होंगे। और ये सबसे ज्यादा तकरीबन कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए तक तो इनका नाम इतने तकरीबन महाना दिए जाएंगे। तो बाबर हो गए, आगा हो गए, वो इसके अंदर शामिल होंगे। अभी शाहीन क्योंकि टेस्ट से उनको ड्रॉप कर दिया गया, तो पॉसिबल तौर पे शाहीन का जो नाम होगा वो BC कैटेगरी में हो सकता है, क्योंकि शाहीन अब ओडीआई और T20 खेलेंगे तो उनकी डिमोशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बाबर हो गए, आगा हो गए, ये टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं तो ये टॉप कैटेगरी में। अच्छा, अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, ये आप सुन लीजिए, कि बाबर आजम को आपने परमानेंटली T20 में सिलेक्ट नहीं हो सकते। कि अब ये हम बोले कि भाई वर्ल्ड कप है, बाबर आजम चूंकि ए कैटेगरी में तो है, यानी कि AB कैटेगरी नाम है, लेकिन अमूमन आसान अल्फाजों में तो हम इसको ए कैटेगरी बोलेंगे। मुश्किल अल्फाज उन्होंने बनाए हुए हैं AB CD, नहीं BC बनाया है, BC आगे D, पता नहीं क्या, वो आप छोड़ दीजिए। इन शॉर्ट बाबर आजम ए कैटेगरी में सबसे ज्यादा महाना PCB से सैलरी लेंगे। हाँ, इसमें जो एक रुकावट होगी वो ये जरूर होगी कि जो ए कैटेगरी वाले खिलाड़ी होंगे उनको लीग्स के कम एनओसीज मिलेंगे और बाबर आजम खिलाड़ी ना खुश होंगे, जो सीधी सी बात है। खिलाड़ियों का ये गिला नहीं होगा, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं कि वो कहें कि हमें इंटरनेशनल T20 जो है कम खेलने को मिल रहे हैं, कुछ उनको ये गिला जरूर रहेगा। वो जो एक डिमांड मुझे लगता है कि थोड़े अरसे में आपको देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी, ये जो आपने चीज बनाई है ना कि आपने रखा है जी कि हमने जो D कैटेगरी रख दी है, इसके अंदर हमने ये किया कि जो T20 के खिलाड़ी और इन्हीं को हम जो है एनओसीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा देंगे। इसके ऊपर जो है सारे प्लेयर एतराज उठाएंगे और सारे प्लेयर कहेंगे कि जितना इनका राइट बनता है एनओसी मिलने का, वो बाकियों का भी बनता है, जो कि मुझे लगता है कि सही भी बात नहीं है। लेकिन इसमें PCB ये कहता है कि जो जैसे बाबर वो A कैटेगरी में है, फिर इसके बाद टेस्ट वाले B कैटेगरी में है, अब उनको PCB कह रहा है जैसे बाबर ही अभी जरा ये बता रहे हैं कि 50 लाख से ज्यादा या तकरीबन 50 लाख के आसपास जो माना सैलरी दी जाएगी। तो वो तो कहेंगे ना, बाबर कहेंगे कि मुझे बेशक सैलरी थोड़ी कम दे दो, 20 लाख दे दो माना। अब सुने ना, अब जो दूसरे वाले जो D कैटेगरी में जो खाली T20 स्पेशलिस्ट है,
उनको तकरीबन 12-13 लाख रुपए तक महाना दिए जाएंगे। तो आप देखें कैटेगरी में भी बहुत फर्क है, एक 50 लाख वो कमा रहा है, दूसरे वाले आए भी तो अभी है ना, उनके तो अभी कोई पता ही नहीं, अभी जो नहीं आए अभी नहीं है। अब अगर आप ये देखो कि फखर जमान है फॉर एग्जांपल, चलो वो तो खैर खेल रहे हैं की बेस के ऊपर है, चलो वो ओडीआई वो शायद वो व्हाइट बॉल वाला में होंगे, वो जैसे आपकी सी कैटेगरी इन शॉर्ट बीसी जिसका नाम है उसके अंदर वो होंगे। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं ना जो सिर्फ T20 खेलते हैं। अगर आप नाम लो भी, चलो वो ठीक है, करंटली आपके पास कोई बहुत सीनियर ऐसा खिलाड़ी नहीं है, एक शदाब ही है आपके पास, वो भी बोले नहीं, वो भी बीसी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि वो भी ओडीआई भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं। लेकिन चलो अब जैसे अब जो आपने नई टीम बनाई है ना, बेसिकली T20 की जो कैटेगरी है, मुझे लगता है कि वो आपने उन्हीं के लिए अनाउंस की है। मुझे लगता है ज्यादा आप वही डालोगे जो आपने भी बनाई है एशियंस गेम्स के लिए। उसके अंदर आपको मां सदाकत जैसे नाम देखने को मिलेंगे, ये सारे शायद मां सदाकत भी, क्योंकि वो तो ओडीआई खेल रहे हैं, तो शायद वो भी आपके बीसी कैटेगरी में आ जाए। लेकिन ज्यादातर तो चलो T20 में अब आएंगे ना, ये सारे आगे जितने नाम आएंगे जो जैसे अहमद दानियाल है, अभी आप ये देख लो कि वो यंगस्टर है, या सुफियान मुकीम है जैसे इन शॉर्ट, वो आप देख लो, उनको भी आप वनडे में नहीं चांस दे रहे। तो इस तरह के जो आपके T20 वाले खिलाड़ी हैं या हार्ड हिटर्स हैं आपके, जैसे अब्दुल समद हैं, ठीक है, ये अब उस कैटेगरी में होंगे। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद ऐसे बहुत से खिलाड़ी होते थे जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता था, बट जब नेशनल टीम की सिलेक्शन होती थी हो जाती थी। नहीं, अब मोहम्मद आमिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, उनके पास क्या उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? तो हसन अली बीच में सिलेक्ट होते रहे और खेलते रहे, उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन अच्छा, मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो सोशल मीडिया में और इवन तनवीर ने भी यह बात कही है कि सारा जो ये मामलात है और बाबर आजम को बाहर करने के लिए ये तरतीब दी गई है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है, ये कोई लेना देना इस चीज से नहीं है। तनवीर के साथ बाय द वे हमने एक बार शो किया है, डॉन न्यूज के साथ था, तो मैं और अली साहब भी इनवाइटेड थे वहां पे, हम एक शो में थे उनके साथ वहां पे। लेकिन अली साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो सोशल मीडिया में हमने देखा है कि जी कि बाबर आजम अब T20 में सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बता दूं, वो जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन रियलिटी बेसिस में अगर आप बात करो तो सिलेक्शन कमेटी ये मन जरूर मना रही है कि बाबर हो गए, सलमान अली आगा हो गए, या एक दो और सीनियर खिलाड़ी हो गए, वो हमें T20 में नहीं चाहिए। लेकिन उसका जो फैसला है ना हतमी, वो सिलेक्शन कमेटी एशियन गेम्स को देख रही है कि अगर तो एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा करती है, जो कि एक यंग टीम बनाई है, सैयद फरहान है, हैदर अली जैसे खिलाड़ी हैं, मां सदाकत है और बाकी सारे जो यंग लॉर्ड बनाई है, सोच ये जरूर है कि अगर तो हमारी ये यंग टीम बहुत अच्छा कर जाती है तो शायद से एक आधे खिलाड़ी और उठाएंगे इस अपनी T20 टीम में। यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि शदाब खान है, उनको ये जरूर डाल सकते हैं और डालेंगे भी, क्योंकि उनको लीडरशिप के रोल में भी देखा जा रहा है कि T20 में वो उनको देखा जा रहा है कि वो आए। शदाब हो गए, या एक आध प्लेयर और हो सकता है, जैसे रऊफ शाहीन में से कोई एक आध प्लेयर और ये डाल सकते हैं। उसके अलावा इनकी एक सोच जरूर है कि एशियन गेम्स में अगर ये हमारे लड़के अच्छा करते हैं तो 2028 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, जो कि आपका इंग्लैंड ने होस्ट करना है, यूके ने होस्ट करना है, इंग्लैंड है, आयरलैंड ने होस्ट करना है, तो उस वर्ल्ड कप में हम अपनी एक नई T20 की टीम बनाएं, जैसे इंडिया ने बनाई है। उसमें सारे यंगस्टर हैं, अभिषेक शर्मा है, सूर्यवंशी को भी डाल दिया है, बाकी तिलक वर्मा और वो सारे अय्यर को कप्तान बनाया है, सारी जो यंग टीम उन्होंने बनाई हुई है। तो यहां पे भी एक सोच जरूर है कि हम भी अपनी T20 की एक नई टीम बनाएंगे। उस प्लान में यकीनन तौर पर बाबर आजम नहीं है, और सोच यही है कि अब हम एक यंग टीम के साथ जाएं, डिस्पाइट कि बाबर आजम ने PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यह कह देना कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाबर आजम को बाहर कर दिया जाए या किसी भी प्लेयर को बाहर कर दिया जाए, ये नहीं है। ये हकीकत तौर पे खाली पाकिस्तान के फैंस को एक लॉलीपॉप दिया गया, क्योंकि हम ये डिमांड्स कर रहे थे कि सर्जरी कब होगी, क्या होगा, कौन आएगा, क्या किया जाएगा। तो उसमें एक इन्होंने बस ये बता दिया कि हमने प्लेयर्स की कैटेगरीज बना दी हैं और उस हिसाब से हम पे उनको कर रहे हैं, और फिर उस हिसाब से हम उनको जो है वो पे करेंगे और प्लेयर्स अपनी तैयारियां भी रखें। तो इससे सिलेक्शन का डायरेक्ट कोई ऐसा रोल नहीं है। अगर बाबर आजम अच्छा करेंगे और इनको जरूरत होगी तो यकीनन तौर पर वो T20 में सिलेक्ट हो भी सकते हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बल्कि बात कर लेते हैं, फिर वर्ल्ड कप को भी आपको बता देते हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो नई अपडेट आई है भाई, वो ये आई है कि तमाम तर चीजों को जो है वो हिडन रखा जाएगा, कोई चीज किसी को शो ही नहीं की जाएगी। यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कौन ए कैटेगरी में आता है, कौन A B में आता है, कौन नीचे जो C कैटेगरी है उसके अंदर आता है, ये चीज जो है वो शो ही नहीं की जाएगी। मतलब अब आप इसके ऊपर सवाल ही नहीं उठा सकते कि बाबर आजम तो महीने का 50 लाख रुपए जो है वो ले रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये शाहीन शाह अफरीदी 50 लाख रुपए ले रहा है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है।
पहले प्रोफेशनली ये होता था कि भाई सेटल कॉन्ट्रैक्ट और हर चीज को जो है वो हमें दिया जाता था, मीडिया को दिया जाता था, हम आप तक फैंस तक जो है सारी चीजें पहुंचा दिया करते थे और हर चीज का जो है पता चल जाता था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों को सबसे पहले जो है ये चीज पहुंच जाती थी कि ये ले भाई ये सेटल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए गए। मतलब अब इसको जो है छुपा कर रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पुअर फैसला लेता है और उस फैसले की कोई समझ नहीं आती और थोड़े अरसे के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ये भी फैसला नहीं लिया गया, पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा फैसला नहीं लिया गया। यही हो रहा है। नहीं, मैं बताता हूं कि होता क्या है। अभी पास में भी आपने देखा होगा कि कुछ चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक आध जर्नलिस्ट के थ्रू चीजें वो चलवा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रद्द अमल आ रहा है। अगर तो उनको लगता है कि यार इस पर इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो फिर कर भी दिया जाता है। लेकिन इस पर ये चल जरूर है, लेकिन जाहिर है इसके ऊपर अभी कोई अपनी फैसला नहीं किया गया, ना ही ऐसा कोई फैसला लिया गया। लेकिन हाँ, लिया जा रहा है भाई, लेकिन ये सोचा जा रहा है और एक चलाया गया है कि क्या इसको हमें हिडन रखना चाहिए। और एक बात जरूर की जा रही है इस हवाले से कि क्या हमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम है वो हिडन रखने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। जो आपके प्लेयर्स होंगे जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होगा वो खुल्लम खुला बताया जाएगा। क्योंकि ना एक और बात आपको बात बताऊं, ये चीज छुपाई भी नहीं जा सकती, जो सच बात है उसका भी रीजन आपको बताता हूं। अब एक प्लेयर है ना, अब ठीक है, अब जैसे मैं भी आपको चलो बता देता हूं, ऐसे 5-6 प्लेयर्स हैं जिनसे हमारी भी कम्युनिकेशन होती है। अब हमारे और कोई साथी जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी किसी 5-6 खिलाड़ियों से अच्छी बातचीत होती है। मतलब ऐसी कि अगर हम उनको मैसेज करें, मैं उनको मैसेज करूं या ये इनको मैसेज करें कि भाई आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कैटेगरी, अगर वो पीसीबी नहीं भी अनाउंस करेगा, वो 4-5 तो हमें बता देंगे। 4-5 और जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके भी प्लेयर्स के साथ बातचीत है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, तो वो उनको मैसेज कर देंगे। अखबारों वाले उनके साथ भी है। मतलब वही ना, वही दोस्त जो अहबाब में हमारे, कुछ कोई किसी में है, कोई जियो में है, कोई समा में है, कोई दुनिया में है, कोई एक्सप्रेस में है, यही इन्हीं में, की अखबार में है, कोई उसके जियो का जंग वाले हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, जो जियो का मेन टीवी के हैं वो भी हैं, जियो के प्रोग्रामिंग में है वो भी हैं। तो वही 4-5-6-7 दोस्त है, वो सबको कोई ना कोई बता देगा। तो बात यह है कि वो तो आप छुपा ही नहीं सकते ना। 4 हम आपको बता देंगे, 5 वो बता देंगे, 5 वो बता देंगे, तो जितने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम है वो सारे आ जाएंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज है, ना पीसीबी इसको छुपा सकता है और ना ऐसा होगा। ये बस एक खबर चली है और चलाई गई है, लेकिन इस पे मुझे लगता नहीं कि आगे तक ये जा सकेगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है वर्ल्ड कप के हवाले से। तो बहुत बड़ा इवेंट है, अगले साल होना है वर्ल्ड कप 2027, जिसमें 14 टीम्स हैं। क्या अपडेट है भाई, क्या क्या होने जा रहा है इस वर्ल्ड कप? देखिए, ये एक बड़ा इवेंट है जिसका अब दुनिया भर के फैंस इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग जो है वो हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर रहे होते हैं और कमेंट्स में भी कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी हमें डिटेल बताइए, वर्ल्ड कप 2027 में कितनी टीम्स होंगी, पाकिस्तान टीम का ये बताइए कि क्या वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी या क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। ये सब बातें हैं और किस फॉर्मेट में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर वर्ल्ड कप होता है। T20 वर्ल्ड कप तो आपको पता है 2-2 साल बाद आते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं, अभी तक आईसीसी की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें हमारे पास बाकी काफी कुछ आ गया था, और जो जुलाई में एडनबर्ग में आईसीसी की एनुअल मीटिंग होनी है उसमें तमाम वर्ल्ड कप की जो चीजें हैं, तमाम जो शेड्यूलिंग है वो हमारे सामने आ जाएगा और वो फाइनलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो हमें डिटेल्स आईसीसी ने बताई हैं अपनी मीटिंग के बाद, जो आईसीसी ने अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी उसके बाद जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज और जो आईसीसी की मीटिंग से निकल कर आया था, वो हमारे पास डिटेल्स जरूर है। लेकिन 4 अक्टूबर से इस वर्ल्ड कप का आगाज होगा और 21 नवंबर को इसका फाइनल जोहान्सबर्ग में ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 8 वेन्यूज है हमारे पास, साउथ अफ्रीका के 8 वेन्यूज होस्ट करेंगे, जबकि जिम्बाब्वे के 3 वेन्यूज होस्ट करेंगे, बुलवायो और हरारे के अलावा जो एक नया हरारे स्पोर्ट्स क्लब बुलवायो और विक्टोरिया को भी ऐड किया गया है, जबकि एक नमीबिया का होस्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो क्वालिफाइंग टीम है वो कितनी है। तो आईसीसी ने यह बोला है कि 8 जो टीम्स है ना, 8 टॉप आईसीसी, वो भी आपको बताते हैं अभी कौन पॉसिबल हो सकती हैं। टॉप 8 जो आईसीसी की टीम्स हैं रैंकिंग में 31 मार्च सन 2027, 31 मार्च सन 2027 तक जो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 8 टीम्स होंगी उनको थमा दिया जाएगा टिकट साउथ अफ्रीका का डायरेक्ट। जिसकी वजह से आकिब जावेद साहब भी आपके जो डरे हुए थे और वो कह रहे थे कि भाई बायलैटरल सीरीज इसलिए भी हमारे लिए जीतना इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान की रैंकिंग कहीं इससे नीचे न चली जाए। अच्छा, इसके बाद अब 8 तो आगे हमारे पास, 2 होस्ट, वैसे तो 3 होस्ट हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को डायरेक्ट इसके अंदर कहा गया कि भाई आपकी एंट्री हो जाएगी।
नमीबिया होस्ट है, लेकिन उसको कहेगा भाई आप क्योंकि आईसीसी के फुल मेंबर नहीं हो तो आपको तो क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। अच्छा, 31 नवंबर के बाद आईसीसी डिक्लेयर कर देगा कि यार अब हमारे पास बचे हैं 4 स्पॉट्स, क्योंकि आप ये कह सकते हो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे डायरेक्ट गो थ्रू कर जाएंगे। अब चूंकि साउथ अफ्रीका की ना, इसमें अगर आप रैंकिंग की बात करते हो तो साउथ अफ्रीका आपको अच्छी रैंकिंग में नजर आता है। साउथ अफ्रीका की करंटली 4था नंबर है। हालांकि उनको जरूरत नहीं है रैंकिंग की, क्योंकि वो तो होस्ट है, डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो इस वजह से पॉसिबल तौर पे जो 9 टीमें हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे अगर आप देखो तो वो 10 टीमों से बाहर है, जिम्बाब्वे की करंट रैंकिंग 12 आती है, तो 10 टीमें तो हमें मिल जाएंगी इसी तरीके से। अगर साउथ अफ्रीका ऊपर की आ गई तो एक टीम आप ये कह लो कि नीचे से और 9 टीमों को आईसीसी डायरेक्ट क्वालिफाई कर देगा। करंटली अगर आप देखते हो तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं करता। इंडिया, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, इंडिया 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया 3rd पे, साउथ अफ्रीका 4th पे है, पाकिस्तान 5th पे है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगर अच्छा ही करता है और पाकिस्तान बाहर नहीं होता, लेकिन क्लोज है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा जो ट्राई सीरीज है वो इसीलिए आकिब जावेद कह रहे थे हमने ऑस्ट्रेलिया को स्पिन ट्रैक बना के इसलिए हराया ताकि हमारी क्वालिफिकेशन पक्की रहे। हाँ, तो वो उम्मीद रहेगी, लेकिन अगर बहुत कोई बुरा करे तो फिर भी अब लाग नहीं रहा कि पाकिस्तान इस पे बाहर हो सकेगा। उम्मीद यही है। से पहले आपकी सीरीज ही वो क्या रह गई, ओडीआई सीरीज ही आपको हाँ, बहुत लिमिटेड है, लेकिन मे भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और की सीरीज रखवा ले। लेकिन 31 मार्च तक उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टॉप 5 है, 7 में भी आ गया, 8 में भी आ गया, पाकिस्तान गो थ्रू कर जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान श्रीलंका 6ठे पर है, अफगानिस्तान 7वें में है, इंग्लैंड 8वें पे है और बांग्लादेश इस टाइम 9वें पर जरूर है, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी चीजें खराब है क्योंकि वेस्ट इंडीज की कोशिश होगी कि हम 9 में आ जाएं। ये इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ऊपर है तो एक फिर नीचे से आपको मार्जिन मिल रहा है। तो ये हमारे पास आ गई 10 टीमें। अब क्वालिफिकेशन के लिए जो इस टाइम अगर आप करंटली देखो तो आपका वेस्ट इंडीज है, ये वैसे क्योंकि 10वें नंबर पे है, इनका एक रोला बन जाएगा क्योंकि जिम्बाब्वे जो है वो 12वें पे जरूर है, लेकिन होस्ट की वजह से वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, फिर अगर आप देखो तो स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ये आपकी वैसे टीमें नीचे आ रही हैं, तो ये सब क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए जाएंगी। अब आईसीसी एक क्वालिफाइंग राउंड कराएगा जिसमें अभी टीम्स की तादाद बताई जाएगी और फिर उसमें से जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए, उनको 2027 के जो वर्ल्ड कप होगा उसके टिकट दे दिया जाएगा। अच्छा, अब फॉर्मेटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टोटल हमारे पास इस वर्ल्ड कप में आएंगी 14 टीमें खेलने के लिए आएंगी। 2 ग्रुप बनाए गए हैं, 7 टीमों के 2 ग्रुप बना दिए गए हैं और फिर अब इसमें से 3 टीमें आगे जाएंगी भाई। अगर हम 2015 का वर्ल्ड कप देखते हैं जिसमें हमारे पास टीम्स थी, 7 टीमें थी, वहां पर 14 ही टीमों का वो वर्ल्ड कप भी था 2015 का, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। वहां पे हमने देखा था कि 7 ग्रुप में से 4 टीमें आगे गई थी, पर यहां पर ऐसा नहीं है भाई, 4 टीमें आगे नहीं जाएंगी। 2011 में भी ऐसे ही हुआ था, फिर वो सीधे 4 टीमें आगे गई थी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, 4 टीमें आगे गई और फिर क्वार्टर फाइनल हुए, 4 क्वार्टर फाइनल, जिसमें पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल जो है वो पाकिस्तान हार गया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल बना था, वो आज भी याद है, वहाब रियाज का वो स्पेल 2015 में, तो वो और राहत जो है ना उसका वो कैच आज तक याद आता है। और 2011 में जो पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल था वो तो पाकिस्तान ने भाई 1 साइडेड जीता था, 10 विकेट से ट्रैश करके रख दिया था विंडीज को, वेस्ट इंडीज को, और पाकिस्तान ने हीरोइक एंट्री मारी थी उसके बाद। 15 वाला बड़ा याद रहता है। हाँ, वो पाकिस्तान हार गया था। अच्छा, उसके बाद आपका 3 टीमें इसमें आगे जाएंगी, 4 नहीं जाएंगी, 3 टीमें आगे जाएंगी। 6 हो गई जी, बिल्कुल जी, 6 हो गई। अब शुरू हो जाएगा सुपर 6 का मार्का, और सुपर 6 में भी बता दिया गया कि भाई सुपर 6 भी इतना आसान नहीं है कि बस 3 टीमें आगे और आप इसमें सारी खेल लेंगे, पॉइंट्स कैरी करके लाएंगे आप पीछे से। अब आप जो आपने पहले राउंड में जहां पे 7 टीमें थी उनमें से आप पॉइंट्स लेकर आओगे, साथ कैरी करके लेकर आओगे, लेकिन हर पॉइंट कैरी करके नहीं लाओगे, सिर्फ उस टीम का पॉइंट कैरी करके लाओगे जो आपके साथ सुपर 6 में क्वालिफाई किया है। यानी कि पाकिस्तान के साथ जो 2 तगड़ी टीमें और अगर क्वालिफाई करती हैं, एक ग्रुप से 3 टीमें आती हैं, तो अगर पाकिस्तान आगे जाता है तो कहा यह जाएगा कि जो आपके साथ 2 तगड़ी टीमों के मैचेस थे, जो पाकिस्तान ने इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, लेट्स सपोज कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में और एक साउथ अफ्रीका और वो दोनों आगे जाती हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन मैचेस के रिजल्ट का क्या बना? अगर तो पाकिस्तान इन मैचेस में जीता हुआ, साउथ अफ्रीका या इंडिया वाले, तो पाकिस्तान को पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इन दोनों से हारा हुआ, साउथ अफ्रीका और इंडिया, और ये पाकिस्तान के साथ आगे गई हूं, तो पाकिस्तान 0 पॉइंट लेकर जाएगा। और इनका इसी तरह डिपेंड करेगा कि इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका वाले मैचेस में क्या किया या जो भी वो बनेगा। तो इस तरह से जो टीम आपके साथ अगले राउंड में जाएगी, खाली आप उसके पॉइंट कैरी करके लेके जाओगे। तो ये फैसला किया गया। और फिर जो सुपर 6 होगा उसमें जो आपकी टॉप 4 टीम्स होंगी, टॉप 4 टीम्स, सुपर आपका जो 6 होगा उसमें से 4 टीमें
डायरेक्ट गो थ्रू कर जाएंगी सेमीफाइनल में, और फिर 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे जो कि दोनों साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, जिम्बाब्वे को नहीं दिए जाएंगे सेमीफाइनल्स, और ना ही नामीबिया को। दोनों सेमीफाइनल्स साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, और फिर फिनाले जोहान्सबर्ग जो है वो 21 नवंबर को होस्ट करेगा, और फिर हमारे पास 21 नवंबर को चैंपियन आ जाएगा 2027 वर्ल्ड कप का। तो ये फॉर्मेटिंग की गई है, नए फॉर्मेटिंग की गई है, और इस तरह से टीमें क्वालिफाई करेंगी। तो हमने आपको तमाम डिटेल्स बता दी। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं ग्रेट लेवल ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।